हेलो सर। हम्म। हाँ। आवाज आ रही है ना मेरी? ठीक है। ठीक। तो ये एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मैंने बनाया था, उसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा और उसको फिर शेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो आज मैं ऐसा सोच रहा था कि मध्य दर्शन और जो अभी परंपरा में जो आदर्शवाद और भौतिकवाद दोनों में ही जो फैमिली साइंस या फैमिली से जुड़े हुए जो विचार है उनके बारे में थोड़ा सा कंपेरेटिव रखने का सोच रहा था मैं। तो ये कंपेरेटिव के लिए मैंने जो बिंदु बनाए थे कुछ, कि जैसे फैमिली का पर्पस क्या बोले हैं, मानव लक्ष्य। फिर उसमें कॉन्शसनेस की क्या बात किए हैं, किए हैं या नहीं किए हैं। फिर फैमिली को ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़े हैं क्या, रोल ऑफ फैमिली इन ह्यूमन डेवलपमेंट। और फिर ये जो डेवलपमेंट हो रहा है उसका कोई प्रमाण का बात कर रहे हैं क्या, कि डेवलपमेंट हो रहा है नहीं हो रहा है ना, विकास हो रहा है कि ह्रास हो रहा है विद कोर्स ऑफ टाइम। और ये मानवीय संस्कृति और सभ्यता का क्या स्टेटस है, क्या हम एक यूनिवर्सल कल्चर की बात कर रहे हैं क्या, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था। तो ये अखंड समाज की बात है यहाँ पर। और ये जो मानवत्व की क्या बात कर रहे हैं, कि हम अलग अलग जो है जेंडर के लोग होते हैं, अलग अलग क्लास और है ना, बाहर से रूप गुण में बहुत अलग अलग होते हैं, अलग अलग नस्ल है। पर क्या हमें कोई कॉमन चीज है क्या जिसको मानवत्व के रूप में पहचान सकते हैं? जैसे लोहत्व होता है, गायत्व होता है ना, उस तरह से क्या मानवत्व की बात की जा रही है क्या? और फिर जेंडर इक्वलिटी का क्या स्टेटस है, क्या ये संभव है, क्या ये जरूरी भी है या नहीं है, कि इसके बिना इसको लाएंगे तो व्यवस्था हिल ही जाएगी, व्यवस्था नहीं बनेगी, परिवार नहीं बनेगा। फिर परंपरा की जरूरत है या नहीं है, परिवार में परंपरा का क्या रोल है। तो ये क्या ये स्वयं स्फूर्त होगा या इसके लिए कुछ फोर्स की जरूरत पड़ता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो उसी से जुड़ा हुआ ये भी है कि मतलब एजिंग में क्या करेंगे, है ना। और जो तीसरी पीढ़ी का रोल भी उसमें दिखाई देता है, अगर इसको हटा देते हैं तो तीसरी पीढ़ी का रोल खत्म हो जाता है। तो संस्कृति सभ्यता के अलावा फिर ये एक आस्पेक्ट ये विधि व्यवस्था वाला है, जिसमें बेसिकली पावर डायनेमिक्स की बात की जाती है, कि पावर किसकी होगी, डिसीजन मेकिंग कैसे होगा, निर्णय कैसे होंगे। तो ये सब विधि व्यवस्था का भाग है। फिर ये मूल्यों की बात हो रही है, कि जो संस्कृति सभ्यता जो चल रही है तो उसमें फॉर्मली हम लोग जुड़े हुए हैं या मूल्यों से जुड़े हुए हैं। तो हम बाहर से जुड़े हुए हैं, ये जो विधि व्यवस्था है इसमें क्या है, हम लोग नियम से जुड़े हुए हैं, बाहर से जुड़े हुए हैं। पर क्या हम अंदर से भी जुड़े हुए हैं, तो ये मूल्यों की बात आ रही है। फिर उसमें ये भी आती है कि ये मूल्यों का आधार क्या होता है ना, ओरिजिनेशन क्या है। फिर उनकी बाउंड्री क्या है, कुछ बाउंड्री होती भी है, नहीं होती है। और फिर ये परिवार में एक ये भी चीज है कि डिफरेंट लाइफ साइकिल्स की बात होती है, जिसको अपन घटनाओं के रूप में संस्कार भी बोलते हैं। तो एक जीवन में संस्कार है, और एक संस्कार परिवार में भी बहुत सारे संस्कार होते हैं ना, जैसे नामकरण संस्कार है, जन्म संस्कार है। तो इन सबका रोल ह्यूमन डेवलपमेंट में है, या ये सिर्फ फॉर्मल घटनाएं होती है। तो ये भी एक परिवार में अध्ययन करने का मामला है। फिर ये फ्रीडम का क्या स्टेटस है, स्वतंत्रता और स्व अनुशासन, ये कैसे परस्यू किया जा सकता है सिस्टम में, ये अचीव भी किया जा सकता है या ये सिर्फ एक काल्पनिक नोशन ही है। फिर परिवार में समृद्धि का क्या रोल है, यानी कि परिवार में प्रोडक्शन सिस्टम का क्या रोल है, और इसमें इसका ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई जरूरत है, कनेक्शन है या इसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो उसके बाद एक ये श्रम और सेवा का क्या स्टेटस है,
जब हम परिवार की बात करते हैं तो डिवीजन ऑफ लेबर की भी बात होगी उसमें, और ये किस तरह से परिवार के सिस्टम से जुड़ता है और समाज के सिस्टम से भी जुड़ता है। और फिर उसके बाद ये टेक्नोलॉजिकल जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उनका परिवार में क्या रोल है और क्या प्रभाव है, जिसको हम दर्शन की भाषा में महत्वाकांक्षा बोलते हैं। तो ये उससे भी जुड़ता है कि इनकी जरूरत क्या है। तो समाज गति के लिए बेसिकली इनकी जरूरत बताते हैं, तो समाज गति की क्या जरूरत है, और ये समाज गति के अर्थ में भी है या ये परिवार के अपने लक्ष्य के लिए है। तो उसके बाद ये सामान्य आकांक्षा की बात है कि ये सामान्य आकांक्षा की कितनी जरूरत है परिवार में, कैसे उसकी आवश्यकता का निर्धारण कैसे होता है ना, आवश्यकता का निर्धारण कैसे होता है परिवार में और कितनी जरूरत है, और साथ में ये भी होता है कि कौन प्रोड्यूस करेगा उनको। फिर ये जो ग्लोबलाइजेशन और माइग्रेशन जो है उसका परिवार में क्या इफेक्ट होता है, और ग्लोबलाइजेशन और हम जो अखंड समाज बोल रहे हैं विश्व परिवार, तो विश्व परिवार की बात कर रहे हैं तो क्या ग्लोबलाइजेशन की जरूरत होती है या नहीं होती है। तो एक मानव जो है पूरे समाज से जुड़ना चाहता है, और वो किस तरह से जुड़ सकता है, क्या वो पूरा माइग्रेट होकर ही जुड़ेगा या वो अपनी जगह पे रहते हुए भी जुड़ सकता है। और फिर ये फैमिली साइंस जो है उसका और जो बाकी सब्जेक्ट्स है उनसे क्या कनेक्शन है। तो ये सब बिंदु अगर हम देखें तो फैमिली साइंस में हमको इन इन सबको एड्रेस करना होगा, और परिवार में जब हम जी रहे हैं तो भी ये सारे बिंदु हमारे मतलब काम आते हैं। तो इस तरह से मैंने कुछ बिंदु बनाए थे। तो दर्शन इनको किस तरह से एड्रेस कर रहा है, तो उसको हम लोग फैमिली साइंस के कोर्स में डाल सकते हैं। तो ये मतलब हम जब इनको कोर्स में लिख रहे हैं और साथ फिर मैंने इन सब बिंदुओं को थोड़ा सा ईस्टर्न सोसाइटी है उस जैसे पर्पज ऑफ फैमिली क्या है ना, तो गृहस्थ गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं। तो फिर जैसे पाठक जी ने भी बताया था कि गृहस्थ आश्रम की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर एक लास्ट में फोर्थ स्टेज में एक संन्यास आश्रम की भी जरूरत पड़ जाता है। तो और उसमें फिर मतलब छोड़कर जा रहे हैं, जंगल में जा रहे हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो वो ज्ञान से कैसे जुड़ रहा है ना परिवार। और उसी के साथ फिर वो जो जीने का जो स्तर है, जैसे एक पुरुष प्रधान समाज बनाया हमने, कहीं पर महिला प्रधान भी बनाए हैं। तो जो परिवार का जो जीने का जो डिजाइन है वो भी ज्ञान से कैसे जुड़ता है। फिर उसके बाद जो जीवन की जो हम बात कर रहे हैं कि आत्मा की जो बात कर रहे हैं, तो आत्मा जीने से कैसे जुड़ती है। तो उसका बहुत सारे धर्म ग्रंथों में बहुत सारा उल्लेख होता है, पर आत्मा का सीधे जीने से कोई कनेक्शन ऐसे दिखता नहीं है। तो उसकी कोई बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग और बहुत क्लियर कट वो भी अभी नहीं मिलती है हमें। फिर जो चेतना विकास है वो भी अध्यात्म के उसमें रहती है, पर वो एकदम परिवार के जीने से उसका कोई कनेक्शन नहीं दिखता चेतना विकास का। तो बहुत सारे जो रिचुअल्स होते हैं उनका रिचुअल्स का भी चेतना विकास से कुछ कनेक्शन नहीं दिखता है। तो चेतना विकास और भावों से भी बहुत कनेक्शन नहीं दिखता है कि हम सब मिलके कोई पर्टिकुलर रिचुअल कर रहे हैं, राइट या रिचुअल कर रहे हैं, तो उससे हमारे बीच में भाव बहुत बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। कई बार वो राइट और रिचुअल कोई नहीं कर रहा है तो वहां पे बहुत सारा झगड़ा झंझट भी हो जाता है। तो वो भाव और अभाव से अलग कोई चीज है, बहुत फॉर्मल हो जाता है सब कुछ। तो उसी के साथ फिर हम संस्कृति सभ्यता भी देखेंगे, तो ये इंडिविजुअल राइट्स है, जेंडर इक्वालिटी है, सामाजिक न्याय है, ये सब भी हम लोग इंश्योर नहीं कर पाए हैं। तो वो ऊपर के जो सारे पैरामीटर है वो अभी किस तरह से हम लोग कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, है ना, ये एक क्या एक मानवत्व को पहचान पा रहे हैं, है ना। तो फिर जेंडर इक्वलिटी को कितना पहचान पा रहे हैं, है ना। तो वो एक चैलेंज हो जाता है। फिर श्रम को हम कितना इक्वेट कर पा रहे हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर पा रहे हैं, तो उसमें भी फिर कुछ टाइप के श्रम किसी और टाइप के श्रम से ज्यादा हो ही जाता है, और कुछ टाइप के श्रम जो है वो फोर्स्ड हो जाते हैं कुछ लोगों के ऊपर जो उनको नहीं करना चाहते क्योंकि उनकी वैल्यू कम है। इसी तरह से ये ग्लोबलाइजेशन विश्व परिवार जो हम बोल रहे हैं उनको भी बहुत सारे नए नए आइडियाज को भी हम लोग ठीक से इनकॉर्पोरेट नहीं कर पा रहे हैं। तो मतलब इस वाली जो चीज है विश्व परिवार उसको ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे हैं।
तो उसमें मूल्यों की जगह पर है ना रिलीजियस प्रैक्टिस और ये ज्यादा रहती है, और पैसा कमाना और ये सब ज्यादा रहता है। और फिर इसी तरह से वो एक थ्योरेटिकली भी बाकी सब्जेक्ट से जुड़ना और उसका एजुकेशन में आना है ना, ये सब चीजें भी नहीं हो पाई है। तो ऊपर वो जो मध्य दर्शन के हिसाब से जो पॉइंट है उनका एक मतलब स्वरूप है, और जो बाकी जो भी आदर्शवाद में किस तरह से ये आए हैं, किस तरह से कमी रह गई है, तो उनका भी एक थोड़ा सा डेटा है यहाँ पर। तो जैसे क्रिश्चियनिटी का भी दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये कि मतलब जो गॉड के आधार पे परिवार की बात कर रहे हैं ना, कॉन्शियसनेस को समझने की जगह पर faith की बात कर रहे हैं, में विकास होना चाहिए उसकी कम बात होती है। प्रमाण की भी बात नहीं करते हैं, क्वेश्चन करो तो फिर टेंशन ही आ जाती है ना, स्ट्रेस हो जाते हैं। और संस्कृति सभ्यता भी मतलब जैसे इसमें भी ये बात करिए कि ऑल पीपल आर वन इन क्राइस्ट, तो वो हमारे धर्म का है तो एकता है, नहीं तो फिर वो यहाँ पर मतलब कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं। तो सोशल जस्टिस में भी बहुत सारे स्ट्रगल रहे हैं, जेंडर इक्वलिटी भी नहीं हो पाई है ना। और ये बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए, उनको घर पे ठीक से रखना चाहिए, लेकिन फिर भी वो नहीं हो पा रहा है। पावर डायनेमिक्स भी नहीं हो पाती है ठीक से, और ये हायरार्किकल जो स्ट्रक्चर है वो भी फोर्सफुली हो जाते हैं। तो मूल्य भी जो है वो एक तरह से देखेंगे तो मानने के आधार पर ही हो जाते हैं, कि सम्मान करना चाहिए है ना, और बहुत सारा नेगेटिव फीलिंग्स को दबाना चाहिए, इस तरह की भी बात आती है। तो स्वयं स्फूर्त मूल्य होंगे कि वो दबा कर होंगे। इसी तरह से जो है ये इसको मैं ज्यादा नहीं पढ़ता हूँ है ना। और ये इस्लाम में भी बहुत सारा इस तरह से चीज है कि यहाँ पर भी मतलब जैसे पर्पज ऑफ फैमिली देखे तो उस तरह से ही है कि अल्लाह के जैसे वहां पर गॉड बोले, यहाँ पर अल्लाह हाईलाइट है। तो लोग आपस में जुड़ रहे हैं और वो अल्लाह के लिए जुड़ रहे हैं, तो ये दोनों में मतलब ईश्वर जो हायर गोल जो है वो उसको मानते हैं, जो जिसको रहस्य में चला जाता है, और लोग आपस में जुड़ नहीं पाते हैं। तो मोरल और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात हो रही है। तो दर्शन जहाँ पर एक जीने के अर्थ में है ना, परिवार में, समाज में, धरती पर हम लोग जीने के अर्थ में विकास कर पाए, प्रमाण की भी बात नहीं हो रही है। और ये तो हम जानते ही हैं, संस्कृति सभ्यता के नाम पे बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं है ना। मानवत्व जैसी भी कोई चीज अभी नहीं निकल के आई है ना, क्योंकि इतने सारे सोशल इश्यूज होते हैं, इतना सारा कॉम्प्लेक्सिटी है, तो जेंडर इक्वालिटी भी नहीं रही है। तो इस तरह से ये बहुत सारा हम लोग जानते ही हैं, बस डॉक्यूमेंट लिखा है हमने यहाँ पर। ये थोड़ा सा यहाँ पर बुद्धिज्म का भी किया था चर्चा। तो बुद्धिज्म में बहुत सारा एक परिवार की ना काफी कम जरूरत है, बाकी धर्म तो फिर भी ऐसे रिचुअल्स के लिए बोल रहे हैं, पर बुद्धिज्म तो बहुत ही ज्यादा आइसोलेशन की बात करता है। तो ये पर्सनल स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की बात करते हैं यहाँ पर, और डिटैचमेंट की बात करते हैं ज्यादा। तो एक तरह से देखेंगे तो जैसे हिंदुइज्म में या जैसे संन्यास को चौथे उसमें रखा है कंपार्टमेंट में, तो इसको पहले ही कंपार्टमेंट में लेकर आ गए ये लोग बुद्धिज्म में, कि जब फाइनली संन्यास में ही पहुंचना है ना, लक्ष्य वही है, तो इतना सारा वेट क्यों करना है, उसको पहले ही क्यों ना कर लिया जाए। तो एक उस तरह की विचारधारा है। तो इसमें सारा जो मतलब कॉन्शियसनेस और ये सब जो चीजें हैं वो आइसोलेशन में, और इंडिविजुअल की जर्नी ज्यादा है ना, इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी कॉन्शियसनेस की। तो इसमें सब देखेंगे तो इंडिविजुअल के आधार पे ये व्यक्तिगत है, पूरा स्वांत सुख के रूप में है। तो एक थोड़ा सा ये हिस्टोरिकल भी है कि एक टाइम पर इंडिया में बहुत ज्यादा बुद्धिज्म हो गया था, और एक तरह से यहाँ पर परिवार पूरे खतरे में ही आ गए थे।
फिर शंकराचार्य और ऐसे बहुत सारे लोगों का रोल रहा कि वापस से अ, हिंदुइज्म को लाए यहाँ पर, वैदिक परंपरा को लाए, और फिर बुद्धिज्म इंडिया से एकदम गायब भी हो गया। और उसी में फिर उससे जुड़ा हुआ बहुत सारा और भी शोध कर सकते हैं कि जब यहाँ पर ये परिवार खत्म हो गया था और बहुत सारे मठ और ये सब आ गए थे, तो बहुत सारे सोशल डिस्टोर्शंस हो गए थे। वो मठों में भी बहुत ज्यादा अनियंत्रण हो गया था। तो चरित्र भी बहुत निचले स्तर पर चला गया था समाज में। तो उस सब डेटा से निकलता है कि किस तरह से परिवार किसी भी फॉर्म में, भले वो मानकर ही किया जा रहा हो, एक सामाजिक नियंत्रण तो उपलब्ध कराता ही है। तो ऐसे भी बहुत सारे डेटा हैं। तो अब इसके बाद जब ये वेस्टर्न थ्योरीज में आते हैं, तो एक सबसे ज्यादा जो प्रचलित थ्योरी है वो जो नेतल वन ने भी रखी थी, ये फैमिली सिस्टम्स थ्योरी है सबसे ज्यादा प्रचलित। तो ये जो बोवेन जो थे, मुरे बोवेन, वो एक कॉन्सेप्ट है नेचुरल सिस्टम्स थ्योरी, उससे प्रभावित है ये। तो ये जो नेचुरल सिस्टम थ्योरी जो है, इसको जनरल सिस्टम थ्योरी भी बोलते हैं। तो इसका मैंने थोड़ा सा पढ़ा था, काफी इंटरेस्टिंग है ये। तो ये एक बायोलॉजिस्ट थे, बेटन लांटी करके, तो उन्होंने इस पर काफी सारा काम किया था। तो इसके कुछ कुछ भाग है। तो ये बुरे अ, बोवेन ने इसमें मॉडिफिकेशन मॉडिफिकेशन किया। तो इसके कुछ पार्ट्स को हम यहाँ पर देखते हैं और इसका दर्शन से कुछ कंपेरेटिव करते हैं। तो ये जो सिस्टम थ्योरी जो है, ये बेटनफ्लाई ने जो अध्ययन किया, तो इन्होंने बड़ा अच्छा चीज नोट किया है कि नेचुरल सिस्टम थ्योरी मतलब जो नेचर में जो पाए जाते हैं सिस्टम। तो ये क्योंकि बायोलॉजिस्ट थे, तो इन्होंने कोशिका में उसको नोट किया है कि कोशिका जो होती है वो सिर्फ वातावरण से प्रभावित नहीं होती है, वो वातावरण को प्रभावित भी करती है। तो उसमें टू वे होता है, एक साइकिल होता है उसमें, कि वो वातावरण से प्रभावित होती है और वातावरण को प्रभावित भी करती है। फिर उन्होंने नोट किया है कि कोशिका से बनी हुई चीजें भी ऐसी होती है, जानवर भी ऐसे ही होता है ना। और फिर जो है देखा तो मानव भी ऐसा ही होता है, वो भी वातावरण से प्रभावित होता है और वातावरण को प्रभावित भी करता है। तो ये नेचुरल सिस्टम थ्योरी काफी प्रचलन में है, और इसका बहुत सारे सिस्टम्स में इनको अप्लाई किए हैं। अभी देखेंगे ना तो थोड़ा वो क्वांटम थ्योरी में भी जा रहा है, कि मतलब फिजिक्स, मतलब फिजिकल चीजों में भी आ गया, कोशिका और है ना जीव जगत से शुरू होके, कि वहां पर भी ऐसा हो गया कि रियलिटी हमको प्रभावित करती है और हम रियलिटी को प्रभावित करते हैं। हम मतलब ऑब्जर्वर से जो है वो, जब ऑब्जर्वेशन ली जाती है तो जड़ परमाणु का भी आचरण चेंज हो जाता है। तो क्वांटम थ्योरी में भी वो चला गया है काफी। तो इस तरह से इनका जो है एक मतलब ऑब्जर्वेशन काफी अच्छा है, और मध्य दर्शन के काफी मतलब क्लोज भी आता है पहले की तुलना में, जो ट्रेडिशनल मटेरियलिज्म है उसकी तुलना में। तो जैसे ये एक बात करते हैं कि होलिज्म की, कि होलिज्म मतलब जो पार्ट जो होता है वो, टुकड़ा जो होता है उसकी तुलना में एक चीज जो होती है, जो बनी हुई जो चीज है, कंप्लीट चीज है उनसे बनी हुई, वो उससे ज्यादा होती है, टुकड़ों से, पार्ट से ज्यादा होती है। तो इन्होंने फिर इसको देखा है कि फैमिली भी एक ऐसी चीज है जो नेचुरल सिस्टम थ्योरी में, कि कोशिका जो है वो जड़ परमाणुओं से बनी हुई बस एग्रीगेशन नहीं है, वो उससे ज्यादा बड़ी चीज है। जैसे टेबल के चार पाए और है ना एक फ्लैट सरफेस, इसकी तुलना में एक टेबल ज्यादा बड़ी चीज है। तो इसमें फिर इन्होंने ये भी जोड़ा, बोवेन ने अपनी तरफ से जोड़ा कि इसमें जैसे बाकी जो टुकड़े हैं, बाकी जो सिस्टम है ना, उसकी तुलना में जो इंडिविजुअल मेंबर जो है ना, उसमें एक इंडिविजुअलिटी भी लानी पड़ेगी, क्योंकि बाकी टुकड़ों में तो उनका कोई व्यक्तिगत कुछ होता नहीं है। पर इसमें आदमी में एक इंडिविजुअलिटी भी होती है, सिस्टम में पार्टिसिपेट करते हुए भी। तो इसको इन्होंने ऐड किया, उसको डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ नाम दिया। लेकिन ये उसको कुछ भाष आभास तो कर रहे हैं उसको, पर वो पूरा नहीं हो पाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ, है ना। क्योंकि अगर अपन मध्य दर्शन की नॉलेज को देखें कंपेरेटिव के रूप में, तो इसमें कुछ हायर जीवन क्रिया लगती है डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ में। जैसे एकदम हम आस्वादन के लेवल पर रहेंगे ना, तो फिर ये जो बात कर रहे हैं कि
सेल्फ कितना मतलब वातावरण से अलग वो अपने आप को देख पा रहा है और कितना वो वातावरण में फ्यूज हो गया है। तो फ्यूजन की बात करेंगे। तो जब हम आस्वादन में रहते हैं तो उस तरह का फ्यूजन बना ही रहता है ना, वातावरण से पूरी तरह से प्रभावित रहते हैं और उसमें अपना कुछ भी होश नहीं रहता है। तो जैसे हम आस्वादन में रहते हैं, है ना, जितना ज्यादा आस्वादन में उतना ज्यादा हम एक तरह से अपने आप को भूले ही रहते हैं। तो इसको दूसरी भाषा में बोलेंगे तो जब हम मूल्यग्राही होते हैं तब ये डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ ज्यादा दिखाई नहीं देगा। जब मूल्यग्राही होते हैं तभी वो मूल्य प्रदायी जब होते हैं तभी ये ठीक से हो भी पाएगा। तो ये इसकी बात कर रहे हैं पर पूरा नहीं कर पाए हैं यहाँ पर ये बात को, है ना। तो उसके बाद एक और चीज जो दर्शन इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ये जो इंडिविजुअल पार्ट जो है वो, जो बाकी जो सिस्टम है उसमें वो सेल्फ एनर्जाइज इतना नहीं दिखते हैं, क्योंकि वो सापेक्ष ऊर्जा का ही प्रकटन करते हैं, जबकि मानव निरपेक्ष ऊर्जा का पूरा प्रकटन करता है। तो स्वयं स्फूर्तता भी इसमें नहीं दिख पाएगी। फिर बाकी जो नेचुरल सिस्टम है उसमें हायरार्की इन्होंने देखा कि किस तरह से हायरार्की रहती है, कि जैसे जंगल में देखेंगे तो वंशों में हायरार्की हो जाती है ना। शरीर में भी देखेंगे तो ब्रेन के अनुसार बाकी सारे सिस्टम चल रहे हैं, बाकी सारे अंग चल रहे हैं, उन अंगों के अनुसार टिश्यू चल रहे हैं, फिर कोशिकाएं चल रही है। तो उसके आधार पे इन्होंने परिवार में भी हायरार्की को ही स्थापित करने का कोशिश किया है। जबकि यहाँ पर दर्शन में देखेंगे तो श्रेष्ठता और समानता दोनों की ही बात हो रही है। तो हायरार्की में सिर्फ जो है वो बड़े और छोटे की बात होगी, समानता की बात नहीं हो पाएगी उसमें। पर श्रेष्ठता की भी बात हो रही है। तो जैसे यहाँ पर होलिज्म की बात तो हो ही रही है, पर साथ में स्वयं स्फूर्त होलिज्म की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं कि वो बिल्कुल ही गलत बोल रहे हैं, क्योंकि वो नेचुरल सिस्टम्स में ऐसा है ही। तो हम जो दर्शन भी बोल रहा है कि जो जो हायर ऑर्डर की जो सृष्टि है उसमें लोअर ऑर्डर वाली सृष्टि के सारे रूप गुण स्वभाव धर्म विलय रहते ही हैं। तो उस तरह से वो दिखाई देता है। फिर एक इन्होंने कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छा किया है, होम्योस्टासिस बोलते हैं उसको। तो जिसे कोशिका में दिखाई देता है या किसी भी नेचुरल सिस्टम में दिखाई देता है कि ट्राई टू मेंटेन स्टेबिलिटी, यानी उसको कुछ भी वातावरण से कोई प्रभाव आता है, कोई नेगेटिव प्रभाव आता है तो वो सिस्टम अपने आप को सेल्फ ऑर्गेनाइज करने लग जाता है। कोशिका में भी दिखाई देता है, जानवर में भी दिखाई देता है, हमारे शरीर में भी दिखाई देता है, और मानव में भी दिखाई देता है। जिसको दर्शन में इसको बोलेंगे तो कि जो आवेश जो होता है वो सामान्यकरण हो जाता है ना। आवेश जो है वो धीरे धीरे करके स्वभाव गति में आ जाता है, आवेश गति जो है वो स्वभाव गति में बदल जाती है धीरे धीरे करके। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा नोट किया है कि ये अस्तित्व में हर जगह पर होमोस्टैसिस है। तो धरती के लेवल पर भी है और वो परमाणु के लेवल पर भी है। तो परमाणु कोशिका है ना, सब जगह पर। तो उस चीज को ये नोट कर पाए हैं। तो दर्शन इसको देखेंगे तो एक तरह से मध्यस्थ शक्ति की बात कर रहे हैं कि सम विषम में संतुलन जो है, पर ये उसको बहुत आधार नहीं दे पाए होमोस्टैसिस को, है ना। तो दर्शन जो है उसको आधार दे रहा है, बेसिस ऑफ होमोस्टैसिस। तो यहाँ पर जो है वो मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति, जो कि परमाणु में एक पांचवें फोर्स के रूप में मध्य दर्शन स्थापित कर रहा है। क्योंकि इसके मूल में क्या बल है वो ये आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए, उसको नाम भी नहीं दे पाए हैं। तो विद्युत बल में, है ना, गुरुत्वाकर्षण बल में, और फिर एक सूक्ष्म बल बोल रहे हैं और जो स्ट्रॉन्ग फोर्स बोल रहे हैं। तो उन चारों बलों में ये दिखाई नहीं देता है, क्योंकि जो बाकी तीन अवस्था है वो इसको सापेक्षता में ही प्रकट कर पाती है और बहुत निरंतरता में भी प्रकट नहीं कर पाती है। तो वो सम और विषम के स्टेज में दिखाई देता है सामान्यकरण होना, पर वो सामान्य बने ही रहता है ऐसा नहीं दिखाई देता है। तो बने रहना जो है, अपनी स्वभाव गति में बने रहना, वो मध्यस्थ बल जो है वो मानव में ही दिखाई देता है समझ के दौरान। वरना बाकी प्रकृति सम विषम के साथ में इस मध्यस्थता को बनाए रखती है। तो एक तरह से देखेंगे तो पूरा ठीक से दिखाई भी नहीं देता है वहां पर, पूरा ठीक से दिखाई भी नहीं देता है, और दूसरा उसका आधार भी आधार तो बिल्कुल ही नहीं दिखाई देता है। तो इस तरह से ये लोग इसको छू पाए हैं पर उसको पूरा बात नहीं कर पाए। तो इन्होंने उसको लाके देखा है कि परिवार में भी जो लोग जो हैं वो झगड़ा हो जाता है तो आपस में फिर थोड़ी देर बाद सब भूल जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं। तो एक और चीज ये पूरा भी नहीं पड़ता है कि जो मानव के लिए ये है कि भाई हम बार बार दुखी होते रहें और दुख से वापस एक नॉर्मल, जो नॉर्मल यहाँ पर क्या होगा कि भाई दुखी नहीं है यही नॉर्मल होगा।
तो झगड़ा नहीं है, ये नॉर्मल होगा। तो मानव के लिए पूरा नहीं पड़ता है कि बार बार हम झगड़ा करेंगे और नॉर्मल हो जाएंगे, जो कि झगड़े का अभाव है ना। तो समस्या का अभाव समाधान नहीं है, समाधान एक अलग से एक स्टेज होता है ना। तो मानव परिवार में भी देखें तो अपेक्षा जो है वो एक खुशहाली की है, निरंतर खुशहाली की है, ना कि हम झगड़े से झगड़ा ना हो, सिर्फ झगड़ा ना हो इस, है ना। यही जो है वो हमारी आदर्श स्थिति नहीं है, बल्कि हम लोग जो है खुशहाली से रहें, ये हमारी जो है चाहना है। तो इस तरह से देखेंगे तो ये एक नेगेटिव सेंस में दिखाई देगा ये होमोस्टैसिस, है ना। दर्शन इसको बने रहने को एक तरह से सकारात्मक ले रहा है, और फिर वो कभी कभी नहीं बने रहने वाले स्टेज में पहुंचता है, जो भी वापस सिमट जाता है। तो माइनस से जीरो पर आ रहे हैं उस रूप में दिखाई देगा, जबकि दर्शन जो है वो प्लस दिखा रहा है उसमें, है ना, सम दिखा रहा है। तो विषम से जो है वो विषम का नहीं रहना इस रूप में दिखाई देगा। तो मानव के लिए एक हम अपने में देखें, स्वयं में देखें, या हम परिवार के रूप में देखें, तो इसका एक हायर वर्जन ही हमको दिखाई देगा, तो उसकी ये इतना बात नहीं कर पाए हैं। फिर इसके बाद देखिए फीडबैक वाला चीज भी इन्होंने काफी अच्छे से नोट किया कि ये जो मैं बोल रहा था कि कोशिका वातावरण को फीडबैक देती है, वातावरण कोशिका को फीडबैक देता है, तो उसको भी ये काफी अच्छे से नोट किए कि ऐसा एक नेचर में एक सिस्टम चल ही रहा है। तो उसको यहाँ पर देखेंगे ना, तो बाकी तीन अवस्था परावर्तन, पूर्वकी और सापेक्षता में ही ऐसे फीडबैक से काम कर लेती है, जबकि मानव जो है ना उसमें मूल्यांकन के आधार पे, है ना, और प्रत्यावर्तन के आधार पर एक ऐसा फीडबैक सिस्टम दिखाई देता है। तो फीडबैक मतलब मूल्यांकन कर रहे हैं ना। तो सिर्फ प्रभाव पड़ रहा है, हमने उस पर प्रभाव डाला और उसने हम पे प्रभाव डाला, इतना ही नहीं है। हम जब उस पर प्रभाव डालते हैं तो वो उसको मूल्यांकन भी करता है और हम भी उसको मूल्यांकन करते हैं। इसके बाद एक जो है ना, इन्होंने साइक्लिक लॉजिक की भी बात की है इस सिस्टम में। तो ये भी बड़ा इनका उपलब्धि है कि जो इससे पहले जो लॉजिक चल रहा था ना, ये 1960 के आसपास आया था ये थ्योरी, 50 के आसपास। तो एक लीनियर लॉजिक चल रहा था जो जॉन लॉके ने दिया था पहले 200-300 साल पहले। तो इसके बाद ये बात कर रहे हैं कि ये जो है ना फीडबैक वाला जो सिस्टम आया कि वातावरण से प्रभावित भी होते हैं, करते भी हैं, तो कॉज जो है उससे खुद भी इफेक्ट बनता है और इफेक्ट से वापस से कॉज भी बनता है। तो ये साइक्लिक लॉजिक की बात कर रहे हैं। तो दर्शन जो है उसको और आगे ले जा रहा है साइक्लिक लॉजिक को। तो जब हम बोलते हैं कि सहअस्तित्व में से के लिए, है ना, तो सहअस्तित्व ही कारण भी है, सहअस्तित्व ही प्रक्रिया भी है ना। जैसे कॉज और इफेक्ट में देखेंगे तो प्रक्रिया गायब है इसमें से, जबकि हम देखेंगे तो कॉज, प्रक्रिया और इफेक्ट, है ना, तीनों ही साइकिल में है। तो में से के लिए तो यहाँ पे बढ़ा रहे हैं दूसरा, उसको पूरा एक आधार भी दे रहे हैं, सहअस्तित्व का आधार दे रहे हैं। तो सहअस्तित्व ही कॉज है, सहअस्तित्व ही प्रक्रिया है, सहअस्तित्व ही उपलब्धि भी है। इसी के साथ दर्शन और अच्छे से उसको स्पष्ट कर रहा है कि समाधान भी साइक्लिक होता है और समस्या भी साइक्लिक होती है। तो दर्शन फिर एब्सोल्यूट कॉज का उसको आधार दे रहा है। एब्सोल्यूट कॉज देखेंगे तो अ, मध्यस्थता एब्सोल्यूट कॉज के रूप में दिखाई देती है, महाकारण के रूप में। और हम जो है एब्सोल्यूट इफेक्ट यानी कि एक मध्यस्थ गति में भी पहुंच सकते हैं, जिसको आचरण पूर्णता बोल रहे हैं। तो दर्शन इसको बहुत ज्यादा आगे लेकर जा रहा है, इन लोगों को बहुत छोटा सा, मतलब ये सिर्फ परावर्तन में इसकी बात कर रहे हैं। इसी में फिर एक और कमी रह जाएगी कि वो जो साइकिल जो दिख रहे हैं बाकी तीन अवस्था में, वो सम विषम के साथ में है ना, मध्यस्थ नहीं है वो साइकिल। फिर ये इमरजेंस की बात कर रहे हैं कि कोई चीजें इकट्ठी होती है तो नई चीज बन के आती है। तो दर्शन में देखेंगे तो एक उद्दातीकरण की बात कर रहे हैं, नेचुरल सिस्टम्स में उद्दातीकरण की बात हो रही है। और मानवीय सिस्टम में फिर उसको उदारता के रूप में देखें। दूसरा, ये मल्टी जनरेशनल में इमरजेंस होती है, उद्दातीकरण होता है। मतलब जैसे एक बी है ना, हनी बी है, तो उसकी अगली बी जो है वो कोई उदातीकरण होकर नई टाइप की बनेगी। पर यहाँ पर जो बोल रहे हैं कि वो उसी उसी यूनिट में, यानी मानव जो है उसको अपने, ऐसा नहीं कि आगे की जनरेशन ही सही होगी, वो अपने उसी यूनिट में ही गुणात्मक परिवर्तन हो जाता है ना। तो मानव एक बहुत ही हायर लेवल का इमरजेंस को बता रहा है। तो स्वभाव में गुणात्मक परिवर्तन, और उसके बाद उससे भी हायर लेवल का संक्रमण की भी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। तो ये सब चीजें, ये जिस जिस आधार पर फैमिली साइंस की बात कर रहे हैं और हम मध्य दशा में जिस आधार पर फैमिली साइंस की बात करें, सब आधार है उसके। साइक्लिक लॉजिक उसका एक आधार है ना, इमरजेंस उसका एक आधार है। तो हम किस लेवल का फैमिली साइंस की बात कर रहे हैं वो अपन इसमें देख सकते हैं ना। तो ये इंटरडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं, तो दर्शन यहाँ पर पूरकता और निर्भरता में अंतर कर रहा है कि जो इंटरडिपेंडेंस है ये निर्भर होकर होती है कि पूरक होकर होती है। तो साइक्लिक समृद्धि है ये, है ना।
तो इसमें कुछ कमी है और उसको वो दूसरा पूरा कर रहा है, ऐसा नहीं है। और फिर उसमें कुछ कमी है, उसको ये पूरा कर रहा है। तो ऐसा गरीबी वाला साइकिल नहीं है, बल्कि यहाँ पर समृद्धि वाले साइकिल की बात कर रहे हैं कि पदार्थ अवस्था समृद्ध होती है फिर प्राणावस्था की पूरक होती है ना। तो वो समृद्ध हो रही है, ऐसा नहीं कि उसमें कुछ कमी है इसलिए वो प्राणावस्था से जुड़ गई है। तो अपन देख सकते हैं कि इसके आधार पर किस तरह का एक फैमिली का डिजाइन बनेगा, कि हम डिपेंडेंट होकर एक दूसरे पर जुड़ रहे हैं, जो ऊपर बात किए थे कि मूल्यग्राही होकर जुड़ रहे हैं कि मूल्य प्रदायी होकर जुड़ रहे हैं, तो उससे पूरा पिक्चर ही चेंज हो जाता है। तो अपन देख सकते हैं कि किस तरह से इन्होंने जो भी फैमिली साइंस बनाई, तो उसमें ऑटोमेटिकली बहुत सारी कमी रही होगी। तो काफी सारा इन्होंने काम किया है, हमको उसको भी एक्नॉलेज करना चाहिए। पर जैसे इसका कुछ बहुत सारी प्रशंसा भी हुई है और अभी चल भी रही है बड़े स्तर पर ये थ्योरी, लेकिन फिर इसके कुछ क्रिटिक भी है, जैसे लोग बोल रहे हैं कि साइंटिफिक रिगर नहीं है। यानी ये जो सिद्धांत दे रहे हैं, तो अपन देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े सिद्धांत और आगे और कितना बड़ा होना है, पर इनको सिर्फ भास के लेवल पर वो लोग बात कर रहे हैं। तो उनको लग रहा है कि भी पूरा साइंटिफिक नहीं है ये। तो साइंटिफिक ही नहीं है, उसको अगर दर्शन में देखेंगे तो एग्जिस्टेंशियल बेस भी नहीं दे पा रहे हैं उसको ये, इसलिए इनको लग रहा है कि साइंटिफिक नहीं है, पर एक्चुअल में वो एग्जिस्टेंशियल नहीं है अभी। तो दर्शन उसको कोएग्जिस्टेंशियल बोल के और फिर पूरा कर रहा है, और उसमें फिर प्रमाण भी नहीं मिल रहा है, तो दर्शन फिर उसमें प्रमाण भी दे रहा है तीन पूर्णताओं के रूप में। और ये सिस्टम की बात करें, लेकिन इंडिविजुअल उसमें पूरी तरह से छूट जाता है। और हम लोग जो स्वयं स्फूर्ता की बात कर रहे हैं ना, पूरकता की बात कर रहे हैं, निर्भरता की जगह है ना, उदात्तीकरण की बात कर रहे हैं, तो चेतना विकास भी हमने उसमें जोड़ा है, तो हम व्यक्ति और सिस्टम में एक पूरी पूरकता कर पा रहे हैं। तो फिर ये लोग जो है उसको बहुत जनरलाइज भी नहीं कर पा रहे हैं, तो कल्चरल कंसिडरेशंस भी इनके पास में नहीं है, जबकि हम लोग जो है उसको पूरा विश्व परिवार तक लेकर जा रहे हैं। तो ये कई टुकड़ों टुकड़ों में उसको देख रहे हैं, पर हम उसको पूरे अस्तित्व को ही एक सूत्र रूप में देख पा रहे हैं मध्य दर्शन में। तो ये भी तीनों तरह से ही हम लोग इसको पूरकता दे रहे हैं। तो फिर इसकी और भी बहुत सारी जैसे भाई कुछ लोग तो बोल रहे हैं ये वैलिड भी है कि नहीं है ना। तो वही बात है कि ये उसको पूरा थ्योरी नहीं दे पा रहे हैं ना, ऑब्जर्वेशन के आधार पर बहुत सारा बात कर रहे हैं पर थ्योरी नहीं दे पा रहे हैं। तो फिर कल्चर में भी वो ठीक से नहीं आ पा रहा है, जैसे अपन ने बात किया है ना। तो इंडिविजुअल वर्सेस सिस्टम को, हाँ, ये जेंडर बायस की भी ये बहुत बात नहीं कर पा रहे हैं, जो अपन ने बात किया था कि हायरार्की को कहीं ना कहीं वो सपोर्ट करते ही हैं फिर। तो नर नारी में संपन्नता तो हम जीवन के बिना बात ही नहीं कर सकते हैं। फिर वो साइक्लिक कॉजालिटी को इन्होंने देखा है पर पूरा इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, उसको कहीं ना कहीं वो लीनियर ही हो जा रहा है ना। तो दर्शन एक्चुअल में साइक्लिक लीनियर लॉजिक को इम्प्लीमेंट कर पाता है परिवार में। तो परावर्तन प्रत्यावर्तन के रूप में हम लीनियर लॉजिक को पूरा अच्छे से इम्प्लीमेंट कर पाते हैं। तो इसको ठीक से अभी ये लोग इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे, ऑपरेशनल नहीं कर पा रहे हैं अभी, है ना। तो उसको दर्शन ठीक से कर सकता है। और न्यूक्लियर फैमिली पर ये लोग फोकस कर रहे हैं। फिर इनके पास साइको एनालिसिस भी ठीक से नहीं है, जीवन का बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हैं। तो जीवन के बिना पूरा अधूरा है, वो जीवन का बात इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि वो लोग संक्रमण की बात नहीं कर पा रहे। तो वो जो होमोस्टैसिस है, मध्यस्थ बल है, वो फिर आगे संक्रमण में यूज होता है, वहां पर वो दर्शन का पूरा अनुसंधान ही है वो। तो पावर डायनेमिक्स को भी ये सोल्व नहीं कर पा रहे हैं ना। तो इतने ही सारा इतना अच्छा ऑब्जर्वेशन होके भी कहाँ पर होते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी चीजों को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं ना, जेंडर बायस को, पावर डायनेमिक्स को। फिर चाइल्ड डेवलपमेंट की बात नहीं कर पा रहे हैं वो, क्योंकि वहां पर जीवन नहीं है, तो कुछ कॉन्शियसनेस में डेवलपमेंट की भी बात नहीं हो रही है। तो हम यहाँ पर मध्य दर्शन में कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की बात करें, और वो हमारा सेंट्रल आइडिया है। तो जो अपन ने ऊपर पॉइंट्स बनाए थे कि परिवार का लक्ष्य क्या है, तो परिवार में जो लोग जल रहे हैं उनका जुड़ने का आधार यानी मूल्यों का आधार भी कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट है, और पूरे परिवार का ही आधार है ये। तो इसके बिना सिर्फ शरीर में डेवलपमेंट कर रहे हैं, उससे परिवार बनेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं। तो फिर ये जो बात कहते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्फ की बात कर रहे हैं, वो भी मूल्यग्राही रहते हुए तो हो नहीं पाएगा, वो हायर क्रिया चाहिए उसके लिए, है ना। मैं तो एकदम अनुभव के लेवल पर ही दिखाई देता है। तो ये थ्योरी देख सकते हैं, ये सबसे प्रचलित थ्योरी है और सबसे एडवांस थ्योरी भी है, पर हम उसको उसके कुछ जहाँ तक ये पढ़े हैं पहुंचे हैं, उसको हम बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं, और हम फैमिली साइंस को और अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कोर्स में। इसके बाद दूसरे नंबर पे एक ये स्ट्रक्चरल फैमिली थ्योरी थ्योरी पे है। तो फिर ये क्या है, ये स्ट्रक्चर पर ही बात कर रहे हैं ज्यादा। तो ये सोच रहे हैं कि स्ट्रक्चर को हम बहुत अच्छे से बना देंगे तो परिवार में समस्याओं का समाधान हो जाएंगे। तो ये पावर डायनेमिक्स और बाउंड्रीज पर फोकस करते हैं बहुत सारा।
तो पावर डायनेमिक्स जो है वो और अच्छे से कैसे ठीक से हो जाए, तो वो समानता की और इन सब की बात नहीं कर पा रहे हैं, पर वो पावर डायनेमिक्स ही ठीक से कैसे हो जाए उसकी बात कर रहे हैं। कुछ चीजें इसमें भी अच्छी है, जैसे परिवार में बात करते हैं, स्ट्रक्चर की बात करते हैं, सब सिस्टम की बात करते हैं, तो जैसे परिवार में मतलब पति पत्नी एक सब सिस्टम है ना, सिबलिंग्स एक सब सिस्टम है, तो इनकी अपनी एक डायनेमिक्स भी होती है, उसकी बात करते हैं, और उनको उनकी एक बाउंड्रीज भी होती है, तो कुछ ठीक है, पर उनका फिर एक दूसरे के लिए कंट्रीब्यूशन और पूरकता को बहुत डिफाइन नहीं कर पाते हैं। तो इसको देखेंगे ना, तो ये फिजिकल लेबर है ना, ये जो बहुत सारे पॉइंट अपन ने बनाए थे, इमोशन की बात नहीं कर पाते हैं ये, है ना, पावर डायनेमिक्स में इक्वलिटी की बात नहीं कर पाते हैं, ये जनरेशन की भी बात नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पर अगर अपन दर्शन को देखेंगे ना, तो हम जिस स्ट्रक्चर की बात करें, अगर स्ट्रक्चर की बात करें, तो दर्शन एक धर्म नीति और राजनीति के रूप में स्ट्रक्चर की बात कर रहा है, कि वो हर एक लेवल पर है ना, जो 10 सोपानों की बात करें तो हर सोपान पे धर्म नीति भी है और राजनीति भी है। तो धर्म जिसको हम यहाँ पर स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, ये लोग जिसको स्ट्रक्चर बोल रहे हैं, वो राजनीति को ही कवर कर पाएगा, कि निर्णय लेना है ना, तो निर्णय लेते समय वो चल जाता है कि हमने किसी को दायित्व दिया है निर्णय लेने का, पर एग्जीक्यूशन में फिर धर्म नीति भी चाहिए, है ना, तो इसको हम नियम प्रधान बोल रहे हैं, इसको न्याय प्रधान बोल रहे हैं। तो दर्शन स्ट्रक्चर को भी और अच्छे से दे रहा है, जिसको ये स्ट्रक्चरल फैमिली थेरेपी बोल रहे हैं, तो उसको भी हम एक परिवार का एक स्ट्रक्चर का आधार भी दे रहे हैं। मानवीय दर्शन में चैप्टर 16 जो है पोषण और शोषण, उसमें बहुत अच्छे से बात की जाती है। तो विधि व्यवस्था भी हम बहुत अच्छे से दे रहे हैं यहाँ पर, सार्वभौम व्यवस्था के रूप में, और संस्कृति सभ्यता को भी बहुत अच्छे से बता रहे हैं। तो स्ट्रक्चर को भी हमको भी देना है, स्ट्रक्चर परिवार का कैसे उसमें निर्णय होंगे, है ना, क्या उसमें दायित्व होंगे, कर्तव्य होंगे, कौन निर्णय लेगा, कौन किस तरह से उसका पालन किया जाएगा, तो वो सबको देना ही है परिवार में। तो फिर ये एक तीसरे नंबर पर चलने वाली थ्योरी एक स्ट्रैटेजिक फैमिली थ्योरी है। तो इसमें ज्यादा ये इसमें भी हायरार्की पावर को सोल्व नहीं कर पाएंगे, उसको भी ये कैसे फंक्शनल हो जाए उसी की बात कर रहे हैं, और अच्छे कम्युनिकेशन हो जाए उसकी बात कर रहे हैं। तो इसको भी अगर अपन देखेंगे, तो ये गुण से स्वभाव की ही बात कर रहे हैं वापस से, है ना, तो गुणों के आधार पर हम कैसे कंपेटेबल हो जाएं, कैसे हम एक दूसरे के गुणों से एकोमोडेशन कर लें, है ना। और दर्शन इसकी बात क्या कर रहा है, कि दर्शन स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहा है, दर्शन प्योरिटी की बात कर रहा है। तो परिवार में एक तरह से देखेंगे ना, तो स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी, क्योंकि अब शायद ये उसका निरंतर वाला एस्पेक्ट भी नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि निरंतरता में जब हम साथ में रह रहे हैं निरंतरता, तो स्ट्रेटेजी नहीं चलती है उसमें, प्योरिटी ही चल पाती है। तो उसके लिए ही फिर दर्शन कॉन्शियसनेस डेवलपमेंट की भी बात कर रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट दे रहे हैं रिफ्रेमिंग, तो रिफ्रेमिंग मतलब समस्या को दूसरी तरह से देखा जाए, तो यहाँ पर दर्शन बोल रहा है कि दृष्टि है यहाँ पर, कि हम क्रिएट लाभ की जगह पर न्याय धर्म सत्य दृष्टि लगाए, है ना, तो ये और परमानेंट रिफ्रेमिंग करना है, ऐसे नहीं कि जब समस्या है तो रिफ्रेमिंग करना है। तो स्टार्ट यही प्योरिटी भी है। तो इस तरह से हम, और दर्शन हर लेवल पर रिफ्रेमिंग की बात कर रहा है, तो वो वृत्ति के लेवल पर भी बात कर रहे हैं, फिर मन के लेवल पर भी बात कर रहे हैं ना, कि भाई हमको रुचि मूलक के साथ में मूल्य मूलक वाला भी रिफ्रेमिंग करना है ना, लक्ष्य मूलक वाला भी करना है, तो हमारे पूरे फ्रेम को ही शिफ्ट करना है। इसके बाद ये एक सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म भी है, ये मान रहे हैं कि अगर हम अपनी मान्यताओं को बदलते हैं तो हमारे सिस्टम अच्छे हो जाएंगे। तो सिंबल मतलब कुछ मान लेते हैं अपन, कुछ अज्यूम कर लेते हैं, तो ये बात कर रहे हैं कि हम बहुत सारे बात करके और रोल्स के बारे में बात कर सकते हैं, फिर बहुत सारी जो स्टोरीज होती है, माइथ्स होती है, वो भी हमारी कुछ अच्छी मान्यताएं बना सकते हैं उससे। फिर रिचुअल्स भी काम आती है, उसमें बहुत सारे कम्युनिकेशन के पैटर्न काम आते हैं, है ना, और हम बहुत सारी चीजों को बात करके कोई अच्छा मीनिंग दे सकते हैं। तो ये भी देखेंगे, तो यहाँ पर एक तरह से देखेंगे ना, तो जो मान्यता दर्शन तो बोल रहा है कि कॉन्शियसनेस जो है वो मानने के लिए नहीं है, जानने के लिए है ना, और रियलिटी को जानने के लिए और रियलिटी को प्रूव करने के लिए, है ना, नॉट जस्ट अज्यूम एनीथिंग। और अगर हम सही मानने के लिए भी जाएंगे ना, तो हमको चित्त की जरूरत पड़ती है ना, उससे कम में हम मानना भी नहीं कर पाते हैं। तो ये
जिन प्रॉब्लम्स को ये वृत्ति से सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं वो चित्त से कम में सोल्व नहीं होगा। तो परिवार में जीने के लिए कम से कम चित्त के लेवल पर आदमी को पहुंचना होगा। तो यहाँ पर दर्शन इनको कुछ सही मान्यताएं या अस्तित्व सहज मान्यताएं अभी पता नहीं है, इसलिए ये सोच रहे हैं कि कुछ अच्छी अच्छी मान्यताओं के आधार पर भी चला जा सकता है। पर वो दर्शन कुछ सही मान्यताएं दे रहा है ना, एकदम सही मान्यताएं दे रहा है, सार्वभौम मान्यताएं दे रहा है, जिनको हम मानकर भी चलेंगे और आगे उनको जानने का भी पूरा, मानने से जानने के लिए भी पूरा प्रोसेस दे रहा है। तो फिर अब जाहिर सी बात है, इसमें बहुत सारी इसकी भी लिमिटेशंस है कि ये कुछ कुछ मान लेंगे तो हम ब्रॉडर सोशल इकोनॉमिक फ्रेमवर्क तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। पावर डायनेमिक को कैसे सोल्व करेंगे, कुछ भी मान लेंगे तो कैसे चलेगा। और ये इंडिपेंडेंटली कैसे चलेंगे, मतलब स्वतः कैसे बनेगा वो। फिर इनके पास भी कुछ खास मेथड्स नहीं है उसको अप्लाई करने के लिए, जनरलाइज नहीं हो पाएगा वो, और मीनिंग्स यूनिक भी नहीं रहेंगे, मान्यता यूनिक भी नहीं रहती है। और फिर उसमें चेंज की लोग बात कर रहे हैं, पर चेंज नहीं होता आदमी मान्यताओं से, और परमानेंट चेंज नहीं होता। तो ये जैसे ऊपर की थ्योरी देखेंगे तो वृत्ति के आधार पे थी, ये काफी मानने के आधार पर कर रहे हैं ना, चित्रण को उपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर एक अटैचमेंट थ्योरी भी है, जो कि बेसिकली ये ज्यादा बच्चों के अध्ययन के लिए है कि अटैचमेंट का बचपन में कितना आदमी के ऊपर इफेक्ट होता है। अगर उसको ठीक से अटैचमेंट ना मिले तो फिर वो उसमें अविश्वास भर जाता है, और फिर बड़ा होकर भी वो अविश्वास वाला एक बच्चा बन जाता है। तो ये उतना ज्यादा यूज नहीं होता, बच्चे के लिए ज्यादा उपयोग होता है, पर इनको भी बहुत सारा अपन समझ ही सकते हैं कि कैसे हम लोग अपग्रेड कर सकते हैं। एक ये साइकोडायनेमिक्स फैमिली थेरेपी जो है, तो ये फिर पूरा यहाँ पर जीवन क्रिया से पूरा साइकोडायनेमिक्स हम लोग रिप्लेस करते हैं। तो ये अनकॉन्शियस की बात करते हैं, जबकि हम सेल्फ नॉलेज की बात कर रहे हैं ना, ये पास्ट एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, जबकि हम वर्तमान में समाधान की बात कर रहे हैं। तो और जो पास्ट एक्सपीरियंस को अगर ये याद करके और कुछ समीक्षा भी करेंगे तो उसके लिए भी कुछ बेसिस चाहिए। तो अपन देख सकते हैं कि ये पास्ट की फैमिली में जैसे हम बात करते हैं पास्ट में कैसे झगड़े झंझट हुए थे, उनको याद करके और ज्यादा मुश्किल हो जाती है ना। तो जबकि हम लोग जब शिविर में देखते हैं, किताब में पढ़ते हैं, तो उसमें ऐसे घटनाओं आधारित समाधान की बात नहीं हो रही है ना। तो ये घटनाओं आधारित समाधान की बात कर पाए हैं। तो समाधान वर्तमान में होता है, पास्ट में जाने से और कंफ्यूजन भी बढ़ जाते हैं, अविश्वास और बढ़ जाता है। तो ये अपन इसको दर्शन की रोशनी में देख सकते हैं। ये मूल्यग्राही होकर हम लोग पास्ट में जा रहे हैं, मतलब मूल्यग्राही हो रहे हैं फिर से, है ना। अभी वर्तमान में भी मूल्यग्राही रहेंगे तो वापस वही समस्या बनी रहेगी। तो मूल्य प्रदायी होना लक्ष्य है। फिर ये जो इनसाइट्स की बात करेंगे, बहुत सारा है, वो हिप्नोसिस में करेंगे या कंसल्टेंसी करेंगे, तो इनसाइट्स के लिए भी कुछ आधार चाहिए, सेल्फ नॉलेज चाहिए, थेरापिस्ट को भी सेल्फ नॉलेज चाहिए। तो ये सब चीजें अपन इसमें देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर कम पड़ रही है। एक कार्ल जंग जो है, इन्होंने जीवन को इन्होंने ईस्टर्न फिलोसफी काफी सारी पढ़ी है इन्होंने। ये मैंने देखा था तो कहीं पर मिला मुझे कि ये ईस्टर्न फिलोसफी से काफी प्रभावित थे। तो कुछ कुछ ये लोग बात कर रहे हैं, जैसे इसकी बात कर रहे हैं, थिंकिंग की बात कर रहे हैं, फीलिंग की बात कर रहे हैं, सेंसिंग की बात कर रहे हैं, इंट्यूशन की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली साढ़े चार क्रिया की कुछ कुछ बात कर पाएंगे ये। तो उसमें भी फिर बहुत सारे, क्योंकि पूरा अध्ययन नहीं है, तो बहुत सारा इसमें भी मतलब इसकी भी बहुत सारी क्रिटिक हुई है। एक चीज ये मेरे को बहुत अच्छा लगा अध्ययन के दौरान, इस सारे रिसर्च के दौरान, कि एरिक एरिक्सन का जो थ्योरी है ना, ये काफी अच्छा है। तो ये साइको सोशल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत सारे बताया है कि जैसे बच्चा जो होता है वो 1 1.5 साल तक किस तरह से ट्रस्ट वाली फेज में होता है। फिर उसके बाद जो है, जब वो भाषा सीखता है तो उस समय किस तरह से वो एक ऑटोनोमस होने लगता है। जब पहली बार वो चलना शुरू करता है तो थोड़ी ऑटोनोमस आ जाते हैं और खुद से बहुत सारी चीजें करने की उसमें टेंडेंसी बनती है। फिर जब वो 3 से 6 साल का होता है तो बहुत सारा काम खुद से करना चाहता है, इनिशिएटिव लेने की उसमें रहती है, और वो पर्पज भी उसमें डेवलप हो जाता है। और ऐसा ये अपन और इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि कितना सही है ये। फिर ये जब स्कूल में जाता है तो उसको बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियस या इंक्यूरिटी, और ये बोल रहे हैं कि जिस एज में जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो पूरा ना हो तो उसके अपोजिट हो जाता है। कि बचपन में ये जो उसको ट्रस्ट ना मिले तो मिसट्रस्ट बन जाता है उसके अंदर।
ऐसे ही यहाँ पर उसकी ऑटोनॉमी को अगर हम एनकरेज नहीं करेंगे तो उसमें बहुत सारा, जैसे वो कुछ कर रहा है और हम उसका मजाक उड़ाने लग जाते हैं, तो उसमें शेम बन जाता है ना। क्योंकि वो कुछ करना शुरू करेगा तो उससे कुछ गड़बड़ हो जाएगा, और हम मजाक बढ़ाएंगे तो सेम शेम शुरू हो जाएगा, है ना। ऐसे ही उसके इनिशिएटिव लेने को अगर एनकरेज नहीं करेंगे तो गिल्ट आ जाता है। जैसे वो यहाँ पर बहुत सारी चीज करना चाहता है, तो जैसे बोल रहे हैं कि वो इस एज में आता है तो उसको बहुत सारे घर के कामकाज में इसमें इन्वॉल्व करो, है ना। तो उसमें नहीं तो इन्फ्योरिटी आएगी कि मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। तो इस तरह से जैसे एडोलिसेंट में वो आइडेंटिटी ढूंढ रहा होता है ना, आदर्श ढूंढ रहा होता है। तो अगर उसको आदर्श नहीं मिलता तो फिर वो टोटलिज्म में पहुंच जाता है, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ ऐसा मानने लग जाता है, अगर उसको आदर्श न मिले तो इन्होंने काफी अच्छा अध्ययन किया है ये। अभी मेरे को इसका ये नहीं मिला इन्होंने कहाँ से किया है अध्ययन। और ये एडल्टहुड में इंटीमेसी की डिजायर होती है, और अ, मतलब इस समय वो विवाह में भी जाता है। और फिर जब थोड़ा मिडिल एज में आता है तो उसमें केयर की फीलिंग आ जाती है ना। तो डोमिनेंट हो जाती है ज्यादा, और जनरेटिविटी की भी आ जाती है। अगर इस समय उसको ये जनरेटिविटी नहीं होती है, यानी कि अगर वो ऐसे जैसे युवा में वो अकेले अकेले ही चल रहा होता है, अगर वो इस एज में भी रहता है तो फिर वो मिडिल एज क्राइसिस आ जाता है उसमें। अगर वो ऐसे जो अपन बात कर रहे हैं मूल्य प्रदायी क्षमता में नहीं सक्षम हो पाता है इस समय पे, तो उसमें मिड लाइफ क्राइसिस आ जाता है उसको। और फिर ऐसे बुजुर्ग अवस्था में अगर ये विजडम इसका वो है ट्रेट है, अगर वो विजडम नहीं हो पाता तो सेपियंटिज्म आ जाता है, जिसको बोल रहे हैं कि वो बिना समझे हुए अपने आप को समझदार स्थापित करने में लगा रहता है बुजुर्ग अवस्था में। और वो पर्सनल इंटीग्रिटी उसको बहुत चाहती है बुजुर्ग अवस्था में। तो इनका मेरे को काफी अच्छा लगा इन्होंने जो किया है वो। हम दर्शन के आधार पर भी हम जो दे रहे हैं साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट किस तरह से होता है, तो वो हमको कोर्स में देना अच्छा रहेगा कि किस किस एज में अ, मतलब क्या क्या अपेक्षा रहती है, और वो पूरी होती है तो किस तरह से आगे डेवलपमेंट होता है, पूरी नहीं होती है तो किस तरह से हमारा मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। तो ये एक मैंने जो अभी जो प्रचलन में जो थ्योरीज है उनका थोड़ा सा समीक्षा किया है। और बेसिकली हमको ये जो सारे जो चीजें हैं इनको परिवार साइंस में इसमें और भी जोड़ सकते हैं अगर किसी को कुछ सोचता है तो इन मुद्दों के आधार पर समीक्षा लिखी है ये जो दिया हुआ है। ये स्क्रीन मेरी अटक गई है, वो मुद्दे में ला रहा था। तो मेरी ओर से बात पूरी हो गई है। अगर इसमें किसी को ये शेयर कर दूंगा मैं डॉक्यूमेंट, अगर किसी को इसमें कुछ जोड़ना है या इसमें कुछ क्वेरीज हो तो ले सकते हैं। हाँ, बहुत ही अच्छी, मतलब मैं तो काफी कनेक्ट कर पाई ये थ्योरीज। भैया मैंने भी पढ़ा, बट इसको किस तरह से इसमें कंपैरिजन या हम दर्शन के पर्सपेक्टिव में कैसे, या तो उसकी समीक्षा या उसको कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, ये वाला पर्सपेक्टिव बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा सुनने के लिए। हम थोड़ा सा सबके कुछ अगर कमेंट्स हैं तो वो सुन सकते हैं। दूसरी चीज, आज मैं हमारा जो विजन है ये काम करने का और इसका क्या अप्रोच है, ये सबके साथ एक बार रिवीजन के लिए शेयर करना चाहूंगी। बट उससे पहले एक दो कमेंट्स या कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो सुन सकते हैं। बहुत बढ़िया बाल मुकुंद भैया, बहुत अच्छा लगा आपको सुन के। वेरी लर्नेड प्रेजेंटेशन। और कई इसमें एस्पेक्ट्स खुले। एंड एज आरती बहन जैसे बता रहे थे कि बहुत सारे लोगों ने बात को कहा है, बट उसको दर्शन के एंकर के साथ में बनाए रखते हुए उसको कैसे हम देखें। सो इट्स वाज अ वेरी लर्नेड प्रेजेंटेशन। इसको और अच्छे से देखेंगे तो इट विल हेल्प अस इन अंडरस्टैंडिंग थिंग्स बेटर।
एंड उसके अलावा इसमें ये भी ध्यान जाता है कि दर्शन को अगर प्रमाणित करेंगे तो उससे क्या एक्सपेक्टेशंस होंगी कि किस चीज को, एक तो लॉजिकल साउंडनेस की बात होती है, पर उसके साथ में एविडेंस को हम जिस कह रहे हैं उसको लार्ज स्केल के ऊपर कैसे देख पाएंगे, उसको हमारे को एक व्यू उसका बनाना होगा. So that is something which is, it has helped us in thinking on those lines. So very thought provoking. Thank you very much. थैंक यू भैया. हाँ ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। भैया, बालमुकुंद भैया, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि ये वाला मतलब टॉपिक पे आपने काफी कुछ सोचा भी है। तो अगर आप इस पर एक मतलब पूरा पेपर जिस तरह से हम सोच रहे हैं वो भी अगर लिख पाए, और जो ये वाला ग्रुप है, संदीप भैया ने, नेतल ने और रामाशंकर भैया ने, ये तीन लोग इस टॉपिक पर, इस कोर्स पर काम कर रहे हैं। तो एक तरह से उनको राइटिंग में और मदद और मेंटोर कर पाए, ऐसा आपसे प्रस्ताव है। ठीक है. हम्म, ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, और हम लोग किस तरह से विजन और अप्रोच सोच रहे हैं, दो चीजें मैं छोटे से उसमें शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन आपको दिख रही है? तो ये जो मतलब प्रचलित मनोविज्ञान पर मतलब उसका शोध, और उसके साथ हम दर्शन को कैसे विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं मनोविज्ञान का, इस पर हमने जो शोध है वो इस साल दिसंबर, मतलब पिछले साल दिसंबर में शुरू किया था। और इसका नीड इसी तरह से लगने लगा कि पर्सनली भी मुझे साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट हमेशा से पर्सनली भी बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। और इसकी नीड, अगर हम स्पेशली मेरा इंटरेक्शन यूथ के साथ काफी रहा, बीइंग अ यूथ, तो मुझे लगा कि काफी इश्यूज हैं, जैसे साइकोलॉजी ने जिसको आइडेंटिफाई भी किया है, जैसे एरिक एरिक्सन की बात बालमुकुंद भैया ने करी, तो आइडेंटिटी क्राइसिस का और कॉन्शियसनेस का, ये सब के बारे में साइकोलॉजी में, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो साइकोलॉजी का जो इवोल्यूशन है, शुरुआत में सोल और जो फिलोसोफर्स हैं उन्होंने ही कुछ शुरुआत करी इस पूरे विषय को पढ़ने की। तो इस तरह से इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी लगता है। काफी समाज में भी मेंटल हेल्थ की बात खूब सारी होती है। और तीसरी चीज ये भी लगी कि मतलब इस काम में लगते लगते, मतलब अभी 6 महीना हुआ, तो ये भी समझ आया कि साइकोलॉजी के नाम पे काफी सारा बहुत ज्यादा कोर्स मटेरियल रहता है स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए, जिसमें मुझे भी पर्सनली ये लगा कि मतलब उतना ज्यादा लोडेड पढ़ने का आवश्यकता भी नहीं है, और बहुत ज्यादा डिसऑर्डर ओरिएंटेड पढ़ाई होती है। बट जो जेन्युइन इश्यूज हैं, जो एक बच्चा या एक यूथ या एक अडल्ट अपने घर पे करना चाहता है, उसका स्पेस नहीं है, ऐसा समझ आया। मतलब किस रूप में फियर एक
इंडिविजुअल में आ जाता है, किस रूप में इंफीरियोरिटी आ जाता है, ऐसे इश्यूज को साइकोलॉजी ने बहुत अच्छे से आइडेंटिफाई किया है। बट स्टूडेंट्स को बहुत ओवरलोड किया जा रहा है, मतलब इस सब्जेक्ट के थ्रू ऐसा लगा मुझे पर्सनली भी पढ़ के। तो ऐसा लगा कि एक ऐसा कोर्स होना चाहिए जिसमें बहुत ज्यादा कंटेंट हम नहीं दे, ओवरलोड ना करें, बल्कि एक मतलब जो भी समस्याएं हैं उस पर फोकस ना करके हम पॉजिटिव साइकोलॉजी, फैमिली रिलेशन, सेल्फ पर्सनालिटी, इन सब में हर एज में एक व्यक्ति की क्या आवश्यकता है उसको एक हद तक साइकोलॉजी ने पकड़ा है। और उसका हम जो अल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव है दर्शन को अच्छे से पढ़ के दे सकते हैं, ऐसा एक समझ आया। इसके लिए जो हमारी तैयारी है, ये भी समझ आया कि अगर हमें हायर एजुकेशन में काम करना है, तो एक तो यूथ का माइंडसेट को मतलब एक चेंज करने के लिए या उनको एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव देने के लिए एक तो हमें समझना जरूरी है कि उनकी क्या रेलेवेंट प्रॉब्लम्स है। तो हम साइकोलॉजी पढ़ के वो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना और यूथ को पर्सनली बात करके ये प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन हो जाए, कहाँ कहाँ पे अपॉर्चुनिटी है वो हम समझ पाए। और जो कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी है अभी, पर्सनली मैं बोलूँ तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के उसको एनालाइज करके क्रिटिक करने और एक ये समझ आए कि इस मतलब अप्रोच से, इस तरीके से मतलब विकल्प दर्शन एक विकल्प के रूप में क्यों विकल्प हम कह रहे हैं, इस पर हमारी थोड़ी और आगे गहराई से हमारी समझ बने। मतलब मेरी को भी ये नीड लगी कि मेरी भी इस गहराई से समझ बने, मतलब एक वेल रेड समझ बने और मैं लॉजिकली समझ पाऊं, ये एक अपने में भी नीड लगती है। इसके लिए मतलब एक ये भी लगा कि काफी ऐसा रिसर्च करने से मतलब विद इन यूथ हम काफी अच्छा एक मतलब कोर्स मटेरियल के रूप में प्रेजेंट कर पाएंगे, जिसको हम ओवर द इयर्स मतलब उसको रीइवेल्युएट कर पाएंगे। मतलब इसमें कमिटमेंट मतलब 10-15 साल का कमिटमेंट ऐसा मुझे फील होता है, क्योंकि जितना ऑलरेडी एग्जिस्टिंग मटेरियल है उसको पढ़ना और उस पर हम अपना एक पर्सपेक्टिव बिल्ड कर पाए। जैसे बालमुकुंद भैया के प्रस्तुति से भी यही समझ आया कि उन्होंने काफी साल की उनकी पढ़ाई रही होगी, कि वो इस लेवल पे वो समीक्षा कर पा रहे हैं। मतलब पर्सनली मैं तो अभी इसी जगह पे हूँ कि मैं कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी समझ पाऊं, वो क्या कह रहा है उसको समझ पाऊं, ये देख पाऊं कि क्या रेलेवेंट है और क्या इररेलेवेंट है। तो नेक्स्ट स्टेप ऐसा लगता है कि उसके बाद जब हम ये बेस बन जाएगा, उसके बाद दर्शन को विकल्प के रूप में प्रस्तुत कर पाएंगे। और ऐसा भी लगता है कि अगर एजुकेशन में जाना है तो इस तरह का गहरा शोध बहुत जरूरी है हम लोगों के लिए, जो दर्शन को भी पढ़ रहे हैं, साथ में ऐसा एजुकेशन में क्या क्या चल रहा है उसको भी शोध करना काफी जरूरी लगता है। और फिर इस रूप में ये समझ आया, पर्सनली भी मैंने जितना भी काउंसलिंग का मतलब जितने भी लोग मेंटल हेल्थ क्राइसिस से गुजरे, लगा कि एक लेवल तक प्रॉब्लम को सोल्यूशन मिलता है उससे, बट बहुत ज्यादा एक लंबी मतलब एक रेजोल्यूशन मिलता है वैसा नहीं लगता। प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिलता है इतना ही उसमें एक व्यक्ति में ग्रोथ आता है, ऐसा लगा। तो इसीलिए ये लगा कि मतलब ये विजन हमारा कि लंबे समय तक ह्यूमन साइकी को हम समझे, कंटेम्प्रेरी प्रॉब्लम को समझे, उसमें वेस्टर्न भी समझे और इंडियन भी समझे।
ये समझ आए कि मतलब जैसे हम सब में ही ये मतलब काफी डिस्कशन होता है कि फ्रॉइड की थ्योरी को तो क्रिटिसाइज किया गया है, बट हम ऑन व्हाट ग्राउंड्स दीज थ्योरीज आर बीइंग क्रिटिसाइज, एंड जो भी हम थ्योरीज जैसे बालमुकुंद भैया ने शेयर ही किया कि क्या कौन सी थ्योरीज वो हैं जो दर्शन के करीब हैं, बट वो पूरा बात नहीं कर पा रहे, वो उनको हम अपॉर्चुनिटी की तरह देखें और दोनों में ही हम समझ बिल्ड करें ताकि हम एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दे पाए। और इसके साथ ही मतलब इसमें एक मतलब हम ये भी कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, इन डिस्कशन के इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसा चाह रहे हैं कि ऐसे डिबेट्स और डिस्कशन हो ताकि जो भी हमारा काम है, मतलब ये ओपननेस तो हम सब में है कि हम जो भी लिख रहे हैं अभी वो पूरा नहीं है, हमारी समझ पूरी नहीं है, तो हम इन्वेस्टेड हैं इस पर लंबा समय काम करने के लिए, इस पर हमारे स्किल्स भी डेवलप हो, जैसे इस रीडिंग करने का, राइटिंग करने का और प्रेजेंट करने का। एक मतलब काफी सारा प्लेटफॉर्म्स है, मतलब यूनिवर्सिटी के थ्रू, दर्शन केंद्रों में, मतलब ऐसे प्रेजेंट करके हम अपने ये स्किल्स भी डेवलप करें और हम अपना जो रिसर्च है जितना पढ़ा है वो कितना सार्थक है नहीं है, इसके लिए हमें लगातार इनपुट्स मिलते रहें। और अभी जितना काम हुआ है उसमें हमने देश भर में जितने भी साइकोलॉजी के कोर्सेज हैं उसमें क्या कोर्स में क्या क्या कंटेंट दिया जाता है, मतलब हमें जब इनिशियली एक कोर्स मिला डिजाइन करने के लिए तो उसमें 26 इलेक्टिव्स थे फॉर स्टूडेंट्स टू चूज, और ये समझ आए कि बहुत सारे ऐसे हैं जिसमें उनकी खुद की समझ नहीं बनी होगी उसको चूज करने के लिए, तो ऐसा लगा कि काफी कंसाइज कोर्स हो सकता है, तो हमने उसको हटा के 8 इलेक्टिव्स में अभी हम ले आए। और अभी हमारा ये प्रयास चल रहा है कि हम ईस्टर्न और वेस्टर्न साइकोलॉजी में अपनी समझ को बढ़ा रहे हैं, ज्यादा हम वेस्टर्न में ही कर पा रहे हैं क्योंकि इजीली अवेलेबल जो है वो हमें वेस्टर्न ज्यादा मिल पा रहा है। और ये जो 8 इलेक्टिव्स हमने चूज किए हैं इसमें हम सभी 200 पेजेस का, एटलीस्ट 200 पेजेस का डॉक्यूमेंट तैयार करने की कोशिश करें जिसमें हर कोर्स में 4 यूनिट्स हो और उसमें काफी सारे ब्लॉक्स हों। इसके लिए हमने इग्नू का जो कोर्स का स्ट्रक्चर है उसकी मदद से हम ये अपने प्रेजेंटेशंस एंड राइटअप्स प्रिपेयर कर रहे हैं। और इसी के साथ ये करते करते हमें मतलब हमने ये सोचा कि सितंबर तक लग जाएगा इतना काम करने के लिए, और इसके बाद फिर हम कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी और दर्शन में कौन सा कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है, कहाँ कहाँ इश्यूज आइडेंटिफाई करें और क्या प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स हैं और किस रूप में हम कहाँ अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं और उसको कैसे ऑल्टरनेटिव प्रस्तुत कर सकते हैं, ये हमारा पूरा अप्रोच है। तो सितंबर तक जितनी भी हमारी प्रस्तुतियां हो रही हैं वो फोकस ज्यादा कंटेम्प्रेरी साइकोलॉजी के ऊपर ही है, दो हम दर्शन साथ में पढ़ रहे हैं बट हम अभी कंपैरेटिव स्टडी करने की जगह पे नहीं पहुंचे हैं, ऐसा पर्सनली फील हुआ। इसके साथ बहुत शॉर्ट में मैंने खुद एक सेल्फ एंड पर्सनालिटी करके हमने एक यूनिट, एक कोर्स डिजाइन किया है, उस पर मेरा राइटअप है, थोड़ा सा उसको आपको ग्लांस देने के लिए वो भी शेयर करना चाहूंगी। तो एक तो स्ट्रक्चर एंड फ्लो हमने इस तरह से इस कोर्स का या सभी कोर्स का सोचा है कि थ्योरीज अच्छे से पढ़ी जाएं और थ्योरीज में क्या कहा जा रहा है उसका निष्कर्ष निकाला जाए, उसी के साथ काफी सारे टेस्ट होते हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट जिसके थ्रू अलग अलग कल्चर में उसका क्या आउटकम आया उसके लिए उसको यूज किया जाता है, उसके एप्लीकेशंस होते हैं।
फिर साइकोलॉजिकल प्रैक्टिसेस कुछ कुछ होते हैं, उसको समझा जाए। पहले थ्योरी समझा जाए, उसके बाद उसके एप्लीकेशंस को समझा जाए, और तीसरी चीज एज लास्ट यूनिट हम दर्शन को प्रेजेंट करें। तो ये हमने स्ट्रक्चर अभी तक सोचा है। तो मैं अभी अराउंड 140 पेज का मैंने डॉक्यूमेंट बनाया है, जिसमें सेल्फ एंड पर्सनालिटी में ये समझ आया कि करीब अलग अलग पर्सपेक्टिव से 7 to 8 थ्योरीज हैं जो काफी प्रचलित हैं, जिसमें कुछ थ्योरीज तो रिजेक्टेड हैं ही, जैसे साइको एनालिसिस। और इसके साथ साथ ये भी समझ आया कि ह्यूमन नेचर के बारे में बहुत फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस है, जिसको सभी थ्योरीज ने मतलब एड्रेस करने का कोशिश किया है। जैसे इसमें फ्री विल और डिटर्मिनिज्म की बात है, मतलब मानव अपने वातावरण से या अपने जीन्स से डिटरमाइंड होता है कि खुद से उसको सोचने की मतलब वो है क्या उसमें। फिर जैसे ह्यूमंस जो है नेचर का प्रोडक्ट है कि कल्चर का प्रोडक्ट है। फिर मतलब हमारा चाइल्डहुड के जो एक्सपीरियंसेस हैं, वो कितना इम्पोर्टेंस है हमारी पर्सनालिटी को बनाने में। मतलब फॉर्मेटिव ईयर्स हमें एज ह्यूमंस फंक्शन करने के लिए क्या उसका रोल होता है। इसको सारे थ्योरीज में हमें ये पर्सपेक्टिव मिलता है। तो मैंने थोड़ा सा कोशिश किया है कि इसको भी समझा जाए, और मुझे ये बहुत क्लियरली समझ आया कि अगर हम आ, कहाँ से जो भी ये लोग हैं जो बोल रहे हैं, अगर इसको आइडेंटिफाई करें, तो ये लगा कि अपने पर्सनल लाइफ के एक्सपीरियंसेस को काफी गहराई से इन्होंने शोध किया, और उसके बेसिस में ये थ्योरीज आए। तो मतलब ये भी लगा कि मतलब ये एक बेस है, मतलब जिसके बेसिस पे उन्होंने थ्योरीज लिखा है। तो ये भी हमें समझना और उसको मेरा इंटरनेट बहुत अनस्टेबल है। ठीक है, बहुत शॉर्ट में मैं अपनी बात पूरी करती हूँ। इसी तरह से ऑब्जेक्टिव की मतलब दर्शन के पर्सपेक्टिव से हम हर कोर्स का किस तरह से ऑब्जेक्टिव देख पा रहे हैं, उसको लिखा। फिर मैं बेसिकली कैसे स्ट्रक्चर बनाया राइटिंग का वो बता रही हूँ। जो भी है, मतलब जैसे सेल्फ है, उसका क्या क्या कॉन्सेप्चुअली कैसे वो वर्ड इवॉल्व हुआ साइकोलॉजी में, इसको समझा, उसके अलग अलग पर्सपेक्टिव को समझा। और अगर थ्योरीज की बात की जाए तो कैसे क्रिटिसाइज करके दूसरी थ्योरी, या कैसे क्रिटिसाइज करके मतलब बाकी का एक्सपेंशन थ्योरीज का हुआ, उसको फिर मैंने लिखने का प्रयास किया। तो ऐसे ही हम सभी लोग जो लेखक समूह में हैं, ऐसे ही अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहे हैं कि राइटअप्स हम तैयार कर पाए। जो भी व्यक्ति इन थ्योरीज को दे रहा है, उनकी लाइफ को भी थोड़ी गहराई से पढ़ के हम उस पर फिर निष्कर्ष में आ पाए। तो अभी ये प्रोसेस हमारा चल रहा है। बस इसी के साथ मैं रुकना चाहूंगी, और शॉर्ट में हम कुछ कमेंट्स या क्वेश्चंस ले सकते हैं। अगर नहीं है तो फिर 7:15 हो गया है, मीटिंग को रोक सकते हैं।
ठीक है, आज के लिए फिर स्टॉप करते हैं हम। कल संदीप भैया की प्रस्तुति है इसी टॉपिक पे। उन्होंने भी कुछ कुछ लिखा है, कुछ काम किया है, वो शेयर करेंगे अपना प्रेजेंटेशन कल। सभी को नमस्ते। नमस्ते।